तो क्लिनिकल नेचुरोपैथी में अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस? ठीक है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर वी फॉलो। जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं ना, कि अगर उसके बियॉन्ड या उसके अबव है तो वो चीजें सही होंगी या नहीं होंगी। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है, ये एक स्टैंडर्ड है फॉर डिजाइनिंग, कंडक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी मेडिसिन अगर डेवलप करते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिसिन XYZ, सो वी बेसिकली टेस्ट इट। ठीक है, एक पर्टिकुलर नॉर्म होता है, वो उस नॉर्म में आ रहा है कि नहीं, एक स्टैंडर्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इधर ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम कोई ट्रायल कर रहे हैं या फिर किसी पे कोई स्टडी कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इफ वो सक्सेसफुल हुआ तो हम उसको फॉर बेटरमेंट ऑफ अस उसको हम फिर प्रोड्यूस कर सके लार्ज स्केल पे। ठीक है, सेकंड, पब्लिक अश्योरेंस दैट द राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ट्रायल सब्जेक्ट्स आर प्रोटेक्टेड। विच मीन्स कि जो भी चीजें हम क्लिनिकली ट्राई कर रहे हैं किसी भी चीज पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पे कर रहे हैं, वो सेफ है उनके ऊपर। ठीक है, उनको उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें कैफॉवर अमेंडमेंट्स। ठीक है, इस इंसिडेंट में क्या हुआ था, 1960s की ये बात है। जो थैलिडोमाइड था, एंटी एमेटिक था। ठीक है, वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए ये प्रेगनेंसी में यूज किया जा रहा था। ठीक है, यूरोप में इसका ट्रायल हुआ, बट इसको US FDA ने अप्रूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो फीटस होता था उसमें डिफॉर्मिटीज होती थी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि डिफॉर्म चाइल्ड बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो इन्फॉर्म कंसेंट था वो नहीं अप्रूव हुआ। FDA स्टैंड्स फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने में। अगर उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज हमारे हेल्थ को हार्म कर रही है तो वो उस चीज को डिसअप्रूव कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह 1962 में US सेनेट हियरिंग के फॉरवर्ड अमेंडमेंट जो पास हुआ था, उसमें क्या था, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने रिक्वायर किया था टू प्रूव FDA का जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के पहले उनको चेक करना। मींस कि मार्केटिंग में हम कोई भी अगर मेडिसिन को डिस्प्ले करें तो सबसे पहले उसका ट्रायल लेंगे, वो स्टैंडर्ड है या नहीं, उन सारी चीजों को चेक करके देन उसको अप्रूव करेंगे। ओके, फिर इसमें जो प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ICH GCP। ठीक है, ICH stands for International Council for Harmonization of Technical Requirements of Pharmaceuticals for Human Use। ओके, तो इसमें जितनी भी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन जो थे ट्रायल के, वो सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक, उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाता है और उनको इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं जो कि अलाउ करता है एक एक्यूरेट रिपोर्टिंग, मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और वेरिफिकेशन। और इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मींस कि ये किसी और को नहीं पता होगा, थर्ड पार्टी को। ओनली द फार्मास्यूटिकल कंपनीज नो, एंड जिस पे ट्रायल हो रहा है दे ओनली नो। सो ये चीजें जो होती है कॉन्फिडेंशियल होती हैं। ठीक है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स जो होता है, जो कि पब्लिक जो एप्लीकेबल होता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। देन जो इन्वेस्टिगेशन होता है प्रोडक्ट का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और उनकी स्टोरिंग जो होती है वो GMP के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल बेसिक थिंग्स जो कि एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती है, विच यू हैव टू नो। दिस इज नॉट समथिंग कि आपको इसमें बहुत ही रूट डीपली जाना है, बट यू शुड नो कि ये सारी चीजें होती हैं। देन जो मार्केट में या हमें कहीं भी अवेलेबल होता है हेल्थ बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो समरी में यही है कि ट्रायल कंडक्ट जो होते हैं वो GCP के अकॉर्डिंग होते हैं। उनके रिस्क और बेनिफिट दोनों को हम वेट करते हैं कि इसमें ज्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदे हो रहे हैं। अगर उसमें ज्यादा, किसी भी मेडिसिन से अगर ज्यादा नुकसान होगा तो हम उसको फिर FDA अप्रूव नहीं करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसोटीन एक मेडिसिन होती है, ठीक है, विच वी यूज फॉर सिस्टिक एक्ने। अगर उसका हम ओवरडोज करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लिवर पे पड़ता है, एंड उसके साथ साथ हेयर फॉल के प्रॉब्लम, ब्लरी विजन एंड ऑल होते हैं। तो अगर किसी भी मेडिसिन की जो बेनिफिट से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, देन वी डोंट अप्रूव इट। सेम वे उसका जो वेलबींग है वो है या नहीं, मतलब उससे हमें फायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। और ट्रायल के पूरे जो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होते हैं, दिस वी हैव टू नो। एक साउंड प्रोटोकॉल, ठीक है, आईआरबी आईईसी अप्रूवल है, क्वालिफाइड फिजिशियन है जो ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये सारी चीजें और क्वालिटी उसकी जो है, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है एज अ डॉक्टर, वी शुड नो कि वी हैव टू टेक पेशेंट नो मैटर कास्ट, सेक्स, क्रीड, या फिर वो बहुत रिच है या पुअर है। दिस आर द जर्नल नॉर्म्स दैट वी शुड नो। इफ वी आर अ डॉक्टर, वी हैव टू ट्रीट एवरीवन इन अ सिमिलर वे, मतलब हमारे लिए सब इक्वल है, हमारे लिए कोई भी लो एंड हाई नहीं है, ठीक है। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना ही था। फिर सेकंड टॉपिक आपकी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स है। तो जो गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी हम पढ़ेंगे, ओके। तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले होता है नेचर क्योर का, वो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेशेंट को हम डील कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी हाउ वी हैव टू डील द पेशेंट, और उसके डिजीज को हम कैसे टैकल करेंगे। तो आप लोग मुझे पहले ये बताना कि जो नेचुरोपैथी का डेफिनेशन है, व्हाट इज नेचर क्योर, ये आप लोग जानते हो? नहीं तो आई विल टेल यू ऑल। हमें इतना ही पता है कि नेचुरोपैथी मीन्स इट इज ट्रीटमेंट बाय यूजिंग नेचर ओनली। अच्छा, बस बस आपको इतना पता है, ओके। हाँ जी। ठीक है, एफर्ट। चलो मैं बताती हूँ। बेसिकली नेचुरोपैथी जो है, इसमें क्या होता है ना, विदाउट यूजिंग मेडिसिन और विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी, वी ट्रीट पेशेंट अकॉर्डिंग टू बेसिक थेरेपीज विच वी गिव। वो हाइड्रोथेरेपी होगी, डाइट थेरेपी होगी, क्रोमोथेरेपी हो सकती है, ओके, मैग्नेटोथेरेपी हो सकती है, मड थेरेपी हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। नेचर क्योर मीन्स कि वी आर ट्रीटिंग पेशेंट नेचुरली थ्रू वेरियस थेरेपीज, जिसमें कि पेशेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये कि इसमें हर्बोलॉजी भी आती है। दैट मीन्स कि हम हर्ब्स भी यूज करते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से पर्टिकुलर पर्टिकुलर हर्ब्स होते हैं जो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेसिक जो प्रिंसिपल्स है नेचर के, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि जो ये नेचुरोपैथी है, इसको होलिस्टिक साइंस क्यों कहते हैं, ठीक है। होलिस्टिक मतलब होता है आपस में इंटरलिंक्ड या कनेक्टेड, जब हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दिया है स्पिरिचुअल, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, ठीक है। जैसा कि WHO का हेल्थ का डेफिनेशन भी कहता है, हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल वेलबींग ऑफ द पर्सन। अभी इकोनॉमिकल भी उसमें जुड़ गया है। तो नेचुरोपैथी को होलिस्टिक साइंस इसलिए कहते हैं कि वो ना केवल फिजिकल बॉडी पे केवल वर्क नहीं करता, वो मेंटल, आपके स्पिरिचुअलिटी पे और आपके सोशल जो सेक्शन होते हैं उस पे भी वर्क करता है। देन वो जो रूट कॉज होता है उसको वो इरेडिकेट करके क्योर करता है, ओके। ये क्लियर है? हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो 10 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे नेचुरोपैथी के, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग हम जो है सारी चीजें ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसमें दिया है, वन बाय वन मैं पहले बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन ये एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले दिया है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब हमारा शरीर खुद ही हील करता है। और हीलिंग एक बहुत ही वास्ट टर्म होता है, ठीक है, ये सिंगुलर नहीं है, बट इट इज अ वास्ट टर्म।
सेकंड है मेन कॉज ऑफ डिजीज इज एनर्वेशन. ओके. थर्ड वन इज deposit of metabolic end products in the body is disease. Then acute disease is a remedial process, itself a cure. Then next one is food is a building material, does not increase vitality. Fasting provides an opportunity to the body to heal itself. Germs do not cause the disease but are found in the diseased conditions. फिर है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज. उसके बाद है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स वेदर नेचुरल, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक गिव ओनली रिलीफ, डू नॉट क्योर. एंड लास्ट हमारा है पेशेंट्स ओन विल टू गेट वेल, डिटर्मिनेशन एंड फेथ आर नेसेसरी थिंग्स फॉर नेचर क्योर ट्रीटमेंट. अब वन बाय वन इसको समझते हैं. तो सबसे पहला था बॉडी हील्स इटसेल्फ. ठीक है. हीलिंग का मतलब है रिस्टोरेशन एक नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है. कोई भी पर्सन अगर सिक है, अनहेल्दी है, तो उसको होल बॉडी एंड हेल्दी बनाना, दिस इज व्हाट हीलिंग इज. ठीक है. क्योरिंग जो होती है वो बाहर से नहीं आती है बट अंदर से आती है. आपको पता होगा जो हमारा WBC है, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो हमारी इनेट और अक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों होती है उसमें. ठीक है. इनेट मींस जो बाय बर्थ हमारी उस बॉडी में प्रेजेंट होती है, एंड अक्वायर्ड मतलब कि हमारे बॉडी में अगर जर्म्स या डिजीज कोई भी कॉज हो रहे हो उसके बाद हमारे बॉडी को पता है कि दोबारा अगर ये हमें अटैक कर रहा है तो हमें कैसे फाइट करना है. ठीक. तो क्योर जो है वो बाहर से नहीं आता बट अंदर से आता है. और वॉट एवर कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज रिलीफ और ट्रैंक्विलाइजेशन बट नॉट क्योर. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर हम बाहर से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उसका काम केवल सप्रेशन का है. ठीक है. एंजाइम जो है वो उससे उसके साथ जाके बाइंड अप करेगी. अगर कोई मेडिसिन है वो सर्टेन एंजाइम रिलीज कर रही है, सर्टेन केमिकल मैसेंजर रिलीज कर रही है, तो उसका काम क्या है, केवल मैसेंजर उसको सप्रेस करेगा. वो उसको उस पर्टिकुलर चीज को ना क्योर करेगा ना हील करेगा. दिस इज विच वी ऑल नो कि एलोपैथी मेडिसिन का यही काम होता है. ठीक. तो वूंड जो है वो हील होता है. हमें पता है कि अगर हमें नॉर्मल कट लग रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ी देर बाद खुद स्टॉप हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एबल है कि वो उन चीजों को खुद क्योर कर सके. इवन अगर हमारे जो बोन्स होते हैं, ठीक है, हड्डियां, अगर नॉर्मल इंजरी है, वो धीरे धीरे खुद निट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं. कट्स जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं. जैसा मैंने बताया, ब्लीडिंग ठीक हो जाती है. फीवर जो आता है वो आता है, जाता है. इसी तरह पेन जो होता है वो भी ठीक हो जाता है. अगर इसको हम थोड़ा सा डीपली समझे तो मैं ऐसे समझाना चाहूंगी कि सपोज करो कि डायरिया हो रहा है किसी को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, किसी ने अनहेल्दी खाया जिसके कारण वायरस या बैक्टीरिया के कारण उसको फूड पॉइजनिंग हुई. देन क्या होगा, उसे वॉमिटिंग हो सकती है, उसे एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, उसे लूज मोशन हो सकता है, राइट. तो अब ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है कि हम थ्रू वॉमिटिंग या थ्रू लूज मोशन या फिर थ्रू एब्डोमिनल क्रैम्प वो जितनी भी बैक्टीरिया अंदर इन्वेट कर रहे हैं उसको बाहर आउट करें. ओके. अगर हम दवा लेते हैं वो हमारा लूज मोशन स्टॉप कर सकता है. मान लो नॉन मेट्रोजिल हमने खा ली, वो हमारा लूज मोशन तो स्टॉप कर देगा, मगर जो अंदर हमारे वहां पे जो इन्वेट किए, देन वहां पे जो लोकेटेड बैक्टीरियाज हैं, वो तो बाहर नहीं गए ना, वो तो वहीं के वहीं हो गए. तो बस यही काम होता है दवाइयों का. इसीलिए अगर हमें कोई भी अक्यूट डिजीज हो रही है, चाहे वो कफ एंड कोल्ड क्यों ना हो, वो हमारे बॉडी का रीसेट करने का एक तरीका होता है कि हमारे शरीर में इतनी गंदगियां हैं, उसको हम निकाल के बाहर रीसेट कर दे. ठीक है. सिंपल. अब इसमें दिया है कि सर्जरी इज बेस्ड ऑन नेचुरल हीलिंग. सर्जरी को इसमें नेचुरल हीलिंग बोला है. मतलब जो सर्जन होते हैं वो कट करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं बोन को क्या करते हैं, वो वहां पे नेचुरली सेट तो नहीं करते हैं, वो एक प्लास्टर होता है उसको वो लगा देते हैं. बट जो हमारा बोन है, अगर फ्रैक्चरिंग है, हमें कंपाउंड है या फिर आपको माइनर फ्रैक्चर है, ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ठीक होता है. सर्जन का या ऑर्थोपेडिक का काम होता है बस वहां पर एक प्लास्टरिंग प्रोवाइड करना. बट जैसा कि ये प्रिंसिपल बोल रहा है, आवर बॉडी हील्स इटसेल्फ. ठीक है. सर्जन वुड नॉट एबल टू ट्रीट वुंड्स इफ हीलिंग डज नॉट एग्जिस्ट.
एग्जैक्टली मतलब अगर हमारा शरीर खुद से हील करने के लिए एबल नहीं है, अगर हमारा शरीर उसकी वाइटैलिटी बहुत ही लो है, वीक है, तो अगर बहुत बड़ा सर्जन भी है तो उस चीज को ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि नेचुरोपैथी में हम बॉडी की जो खुद की हीलिंग मैकेनिज्म होती है उस पे वर्क करते हैं, और हम इस प्रिंसिपल को लेके चलते हैं, जो हमारा शरीर है वो खुद से हील करता है, विच मीन्स बॉडी हील्स इटसेल्फ। ये आप सभी को क्लियर है? हाँ जी। ओके। फिर सेकंड था कि द मेन कॉज ऑफ डिजीज इज एनोवेशन, ठीक है। तो जो इसमें ये मेंशन है कि जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स होते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर में फटीग होती है, ठीक है, फटीग कैन बी मेंटल, और अगर वो आउटसाइड स्टिमुलस से कॉज्ड है तो उसके कारण एनोवेशन होता है, ठीक है। एनोवेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? न्यूरस्थीनिया हो रहा है, मतलब कि आपका एक नर्व वीकनेस हो रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नर्वस डिपेलिटी हो रहा है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लो अगर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत वर्कलोड है, हमने स्ट्रेस लिया, ठीक, एक दिन स्ट्रेस लिया, कोई बात नहीं। अगर हम उसको कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो बहुत टेंशन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारी बॉडी हमको फिर उसी तरीके से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर देगी कि नहीं, वी कैन नॉट डू दिस, हमसे वो नहीं होने वाला है। फिर वो हमसे नहीं होगा तो वो वर्कलोड हमारे ऊपर पड़ेगा, तो हम उसको लेके डिप्रेस होंगे, स्ट्रेस होंगे। और जब हम स्ट्रेस होंगे तो जाहिर सी बात है हमको नर्वस ब्रेकडाउन होगा, डिप्रेशन होगा, नर्व फटीग होगा। उसके साथ साथ जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्गन्स है उस पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के थ्रू ही सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ओके। तो अगर हम डिप्रेस हो रहे हैं तो उसका किडनी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टमक पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल इन ऑल उसका हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एनोवेशन है वो डिजीज का मेन कॉज होता है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, ठीक है। अब एनोवेशन के इसमें कॉजेस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक। कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल कॉज, ठीक है। साइकोलॉजिकल कॉज मैंने आपको बताया कि कोई भी तरीके की स्ट्रेस है, ठीक है, कोई भी टेंशन है, एक्सर्शन है, या फिर सेंसरी एक्सेस, या साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माइग्रेन है। आप जानते हो माइग्रेन के पेशेंट को क्या होता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है या बहुत लाउड नॉइस है या लाइट है, तो वो क्या होगा, सर दर्द उसका बहुत ही तेज ट्रिगर करेगा, और वो बहुत ही अनबेरेबल होता है। और वो तब तक नहीं ठीक होता है जब तक कोई पेन किलर वो पर्सन नहीं ले रहा है, या फिर वो जो स्टिमुलस है उसको वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक। उसी तरह सेंसुअलिटी एक्सेस, नर्व लीक, अगर किसी भी तरीके का कोई भी नर्व लीक हो रहा है, एक्सेस अब्यूज या डाइट, ठीक है, ये हम जानते हैं जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, वेदर वो ओबेसिटी हो गई, थायरोडिज्म हो गई, पीसीओएस हो गया, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, ये हमारे एक्सेस या अब्यूज ऑफ डाइट से होते हैं। जब हम अपनी लाइफ में अनहेल्दी लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम ऑयली खाते हैं, हम बहुत ही शुगरी डाइट लेते हैं, हम पैकेज फूड लेते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, एनोवेशन कॉज होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जाके एक्यूमुलेट कर रही है, जिसके कारण बीमारियां पैदा हो रही हैं, ठीक। फिर पॉइजनस हैबिट, पॉइजनस हैबिट में आपका किसी भी तरीके का ड्रग का एडिक्शन है, ठीक है, वो आपके पॉइजनस हैबिट में आती है। देन बॉटल ड्रिंक, बॉटल ड्रिंक्स में अल्कोहलिक हुआ, वो हो जाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी कैलोरी टेक कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप उस कैलोरी को बर्न आउट भी करो। आपने बहुत सारा खा लिया बट आप बैठे हुए हो, यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट मोबाइल, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी हिस्से में एक्यूमुलेट करेगा और एनकम्बरेंस कॉज करेगा, ठीक है। एनकम्बरेंस कॉज करेगा तो वो डिजीज पैदा करेगी। एनकम्बरेंस आपका लो हो सकता है, लो बैक एक का हो, या आपका स्टमक जो है वो बेली फैट है, ठीक है, एंड सो ऑन। देन सोशल एंड फाइनेंशियल कॉजेस, इसमें आपके इकोनॉमिकल हो सकते हैं, सोशल स्टेटस हो सकता है, लाइक फाइनेंशियली अगर कोई भी पर्सन वीक है तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो कि एक कॉज हो सकता है इनोवेशन का, क्योंकि फिर टेंशन होगा, फटीग होगी। उसी तरह लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, वी ऑल नो कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी बिना डिस्टरबेंस के, ठीक है, साउंड स्लीप, साउंड रेस्ट, नॉट लाइक कि 8 घंटे की नींद है तो उसमें 4 घंटे लिए, 4 घंटे में 2 घंटे हम जगे हुए हैं, नहीं, उसको नहीं कहते हैं प्रॉपर स्लीप और रेस्ट। सो ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसके कारण हमें
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, एनर्वेशन होता है और बीमारियां होती हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स इन द बॉडी इज डिजीज। ठीक है, इसका मतलब है कि जब शरीर में हमारी गंदगियां इकट्ठी हो जाएंगी तो बीमारी फैलाएंगी या बीमारी कॉज करेंगी हमारे शरीर में। ठीक है, डिजीज कोई भी बीमारी लोगों को अटैक नहीं करता है, ये लिखा है। डिजीज ग्रो स्लोली विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर हम मलेरिया का भी इंक्यूबेशन पीरियड ले, ठीक है, या किसी भी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड ले, तो कोई भी डिजीज स्लोली 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 क्या होती है, ग्रो करती है। ये नहीं कि आज, सपोज करो आज वायरस हमारे बॉडी में आया तो आज के आज हमें सर्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे जब उसको लगता है कि इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है, इम्यून सिस्टम हमारा लो है, वाइटैलिटी हमारी प्रॉपर नहीं है, देन वो स्लोली 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 ग्रो करता है और डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो डिजीज ग्रो स्लोली विद इन द बॉडी थ्रू कॉन्टिन्यूड अब्यूजेस एंड accumulating टॉक्सिन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमें पता है कि हमें सर्टेन फूड सूट नहीं करता है, ठीक है, हमें उस खाने से इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसको लिए जा रहे हैं। तो अगर हम उसको कंटिन्यूटी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो आगे जाके डिजीज